बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अंजला इरफान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बात होगी बड़े ऐवान बड़े मुकाबले यानी सेनेट इलेक्शन की। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर कैसा होगा, इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन का आज फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुशावरत का फैसला। ज़राए का बताना है कि इलेक्शन कमीशन काबिल शनाख्त या खुफिया बैलेट पेपर्स बनाने का फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन में बैलेट पेपर पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। बैलेट पेपर पर सीक्रेट बार कोड या कोई निशानी लगाई जाने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दामात उठाने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात के लिए 2600 बैलेट पेपर्स छापेगा। सेनेट इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर कैसा होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने इससे मुतल्लिक अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख की इत्तेहादी जमातों के अरकान से मुलाकात। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, GDA और MQM ने इस्लामाबाद की नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। हफीज शेख कहते हैं कि 3 मार्च को इत्तेहादियों के साथ अक्सरियत हासिल करेंगे। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। सेनेट इलेक्शन के लिए राब्तों का सिलसिला जारी। PTI के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रहनुमा जुबैदा जलाल की रहायशगाह आमद, इत्तेहादी जमातों के वफ्द से मुलाकात की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हफीज शेख को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। हफीज शेख कहते हैं तमाम इत्तेहादी जमातों ने हिमायत की यकीन दहानी करा दी। 3 मार्च को इत्तेहादियों के साथ अक्सरियत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बार सेनेट में कामयाबी दी है। मैं ये समझता हूँ कि 3 मार्च को भी अल्लाह ताला चाहेगा तो कामयाबी नसीब होगी। और अब भी आप देख रहे हैं कि हमारी जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं वो सब मिल के इकट्ठे हुई हैं। क्यों कि ये जो मार्का है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए है। हम सब इंशाअल्लाह ताला एक दूसरे के साथ खड़े हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा, MQM पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन में वफाकी हुकूमत के शाना बिशाना खड़ी है। MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। MQM ने किसी भी मौके पे कोई वजीर, कोई मुशीर या गवर्नरशिप की बात नहीं की, बल्कि हमने इनके सामने क्या रखा, शहरी सिंध का मुकदमा रखा। पिछले 13 साल से सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट, नाहल और तासुब परस्त हुकूमत है, इसने न सिर्फ शहरी सिंध बल्कि पूरे सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया है। वाज़ा दो टोक मौक़िफ़ पे सिंध हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि किस तरक्याती कामों पर, कराची के तरक्याती कामों पर किसी किस्म की रुखनंदाजी बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सेनेट इलेक्शन में इमरान खान का उम्मीदवार हफीज शेख जीत रहा है। अपोजिशन सिर्फ मुंह देखती रहेगी। अपोजिशन वाले खाना कहीं और खाएंगे और वोट हफीज शेख को देंगे। पंजाब में बिला मुकाबला उम्मीदवार जीत गए, पैसा हार गया। देखें, पैसे की नाकदरी हो गई है। पैसा जो है रुसवा हो गया है। पैसा जो है वो अहमियत खो चुका है। और अगर कल शाम तक बलूचिस्तान और KPK में भी फैसला हो जाता है तो 1 सीट का इलेक्शन है जिसमें शेख हफीज जीतने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने कहा, पंजाब में चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आजम का टास्क पूरा कर दिया। फहमीदा मिर्जा ने कहा, GDA वफाकी हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत के हर फैसले में उनके साथ हैं। नाज़रीन, अहम खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर महफूज राय सुना दी है। सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होंगे। अदालत ने कहा है कि सेनेट के इंतखाबात आइन और कानून के तहत होंगे। 4(1) पर मबनी 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी इख्तलाफी नोट में ये कहते हैं कि सदर पाकिस्तान की जानिब से भेजा गया रेफरेंस 186 के दायरा इख्तियार में नहीं आता है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है और ये कहा गया है कि सेनेट इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के जरिए ही करवाए जाएंगे।
नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय सुना दी है और फैसला नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट की राय का इलेक्शन कमीशन पर असर होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज़ अहसन की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू, कहा कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि इलेक्शन में धांधली ना होने दें। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक अगर बैलेट पर बार कोड लगा दे तो सीक्रेसी तो ना रही, आधी सीक्रेसी नहीं हो सकती, सीक्रेट होगा या सीक्रेट नहीं होगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है, फैसला नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट की राय का इलेक्शन कमीशन पर असर होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज़ अहसन की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। ओपिनियन देनी है सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट, अब वो किस तरह किस्तों में हो सकती है ओपिनियन, जजमेंट तो कर देते हैं कि अब आज ऑर्डर दे रहे हैं और इसके बारे में तफसीली फैसला हम बाद में लिखाएं। इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करे कि सौदेबाजी ना हो सके, तो वोटों पे अगर नंबर लगा दें तो वो हो कर सकती है, नंबर लगा सकती है, बार कोड लगा सकती है। अब अगर बार कोड लग जाए या नंबर लग जाए तो सीक्रेसी तो ना रही, सीक्रेसी तो खत्म है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मिल गया है, किसी का भी वोट दिखा सकता है। इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर पर बार कोड लगा सकता है, जबकि सेनेट इलेक्शन की तारीख भी आगे बढ़ाई जा सकेगी। जबकि लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शफाफियत यकीनी बनाने के लिए कम वक्त दिया। हालिया सेनेट इंतखाबात पुराने तरीके के मुताबिक करवा देने चाहिए। फवाद चौधरी और मोहम्मद जुबैर की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। मजीद उन्होंने क्या कहा आप भी देखें। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में एक्चुअली तो सुप्रीम कोर्ट ने बेइंतहा इजाफा कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया है कि वो वोट की जो खुफिया वोट है उसको वो देख सके। बैलेट पेपर है वो जो लगाना चाहता है, अगर मार्क लगाना चाहता है या QR कोड लगाना चाहता है तो वो उसके अंदर लगा दे, क्योंकि पंजाब में तो इलेक्शन हो नहीं रहा, तो 1500-1600 बैलेट पेपर टोटल छपने हैं और उनमें ये लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी सूरत ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर समझता है कि बहुत जल्दी है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम अमल दरामद के लिए इलेक्शन की तारीख को भी आगे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो जो मुनासिब समझे करे विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम दैट इट हैज एट इट्स डिस्पोजल। सो दिस इज व्हाट वी हैव सेड कि इसमें कोई रद्द बदल करने की जरूरत नहीं है। अगली दफा अमेंडमेंट अगर करना होगा तो फिर करके देख लीजिएगा, लेकिन फॉर नाउ इट इज अ सीक्रेट बैलेट, इट हैज टू बी अ सीक्रेट बैलेट अनलेस इलेक्शन कमीशन कल सुबह 9 बजे एक ऐसा फार्मूला लेके आती है जो सबके लिए काबिल कबूल होता है, जो कि मेरा ख्याल आई डोंट थिंक सो ये होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर महफूज राय सुना दी है। सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। अदालत ने कहा है कि सेनेट के इंतखाबात आइन और कानून के तहत होंगे। 4(1) पर मबनी 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी किया गया है। जस्टिस याहिया आफरीदी इख्तलाफी नोट में ये कहते हैं कि सदर पाकिस्तान की जानिब से भेजा गया रेफरेंस 186 के दायरे अख्तियार में नहीं आता। इस्लामाबाद से तैयार करदा इमरान वसीम की ये रिपोर्ट देखते हैं। सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेट के जरिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर महफूज राय सुना दी। 5 रुकनी बेंच ने 4(1) से सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए कराने की राय सुनाई और रिमार्क्स दिए कि सेनेट इलेक्शन कानून और आइन के तहत होते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि आजादाना और शफाफ इंतखाबात कराए। करप्शन के खात्मे के लिए तमाम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकता है। अदालत ने मजीद कहा कि तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ऐसा कोई कानून नहीं जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को कम कर सकता हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि तफसीली वजूहात बाद में दी जाएंगी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा है कि सदर को रेफरेंस पढ़कर भेजना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट माजी में भी ऐसे रेफरेंसेस मुस्तरद कर चुकी है। सेनेट इलेक्शन के हवाले से हुकूमती ऑर्डिनेंस की कोई हैसियत नहीं। आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी तमाम गुजारिशात रख दी हैं। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट इलेक्शन में कभी पैसा दिया और ना ही लिया। जिन्होंने पैसा लिया और दिया उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं।
جو کچھ صدر پاکستان نے کیا ہے ان کو اپنے رویے پر جو ریفرنس حکومت ان کے پاس بھیجتی ہے ان کی قانونی حیثیت کو دیکھ کر ریفرنس کو آگے بھیجنا چاہیے. جب اسٹیٹ کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی معاملہ بھیجے چاہے کسی ادارے کے پاس بھیجے تو اس کے اندر کوئی سیاست کی یا جانبداری کی بو نہیں آنی چاہیے. حکومت تو ہر معاملے پر یو ٹرن کرتی ہے تو ان کو جلد ہی ان اداروں سے اسمبلی سے بھی یو ٹرن کرنا پڑے گا اور ان دفتروں سے بھی یو ٹرن کرنا پڑے گا. جو پیسے لینے والے ہیں ان کی ویڈیو موجود ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کے پاس مختلف ادارے ہیں, IB ہے, ISI ہے, اسپیشل برانچ ہے, پولیس ہے, FIA ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایسی خبر ہے تو ان کو فوری کارروائی کرنی چاہیے. ناظرین, سینٹ الیکشن سے پہلے PTI کے سندھ میں بڑی وکٹس گرنے لگی ہیں. ناراض اراکین سندھ اسمبلی نے ویڈیو بیانات جاری کر کے پارٹی قیادت سے اختلافات بتا دیے ہیں. خرم شیر زمان نے اغوا کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے, جبکہ PTI, GDA اور MQM پاکستان کے اراکین کو ممکنہ ہارس ٹریڈنگ کے پیش نظر مقامی ہوٹل میں ٹھہرا دیا گیا ہے. کراچی سے تیار کردہ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. سینٹ الیکشن کا مارکا, کون MPA ان ہوگا کون آؤٹ. PTI سندھ کی قیادت کنفیوژن کا شکار, الزامات کی بھی بوچھاڑ. مجھے بھی ایک کمبائنڈ فرینڈ نے اپروچ کی ہے اور انہوں نے مجھے پیغام پہنچایا پیپلز پارٹی کی قیادت کا. شرجیل میمن, میں تمہیں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آج تم نے اور تمہارے دوستوں نے جو خرید و فروخت کی دکان کھولی ہے, کبھی غلطی سے بھی PTI کے نظریاتی ورکر پر حملہ کرنے کی خرید و فروخت کی کوشش مت کرنا. انتخابی مارکے سے ایک روز قبل PTI کے ناراض اراکین سندھ اسمبلی بھی منظر عام پر آ گئے. ویڈیو بیان میں کہا کہ PTI امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے. سینٹ کے الیکشن میں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا جن کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے پیسے دے کر وہ ٹکٹ خریدا ہے. تو یہ سننے کی حد کی باتیں ہیں, تو میں اس لیے ایسے لوگوں کو کبھی بھی ووٹ نہیں کروں گا. کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں خرم شیر زمان نے الزام عائد کیا کہ PTI کے 3 MPs کو اغوا کر لیا گیا ہے. MP راجہ اظہر کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے. شام سے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے 3 اراکین جو ہیں ان کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے. وہ ہمارے رابطے کے اندر نہیں ہیں. ہم جب ان کو فون کر رہے ہیں تو ان کے ٹیلی فونز بند آ رہے ہیں. دوسری جانب فردوس شمیم نقوی نے اگلے ہی لمحے اپنے MPs کے اغوا کے معاملے کو مشکوک بنا دیا, جبکہ ناراض رکن شہریار شر نے بھی اغوا کے الزام کی تردید کر دی. ہمارے 3 لوگ ہیں جو ہم سے رابطے میں نہیں ہیں. ہم ان کا نام اس لیے نہیں لے رہے کہ اگر کوئی بھی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ سو رہے ہوں, لیٹ سے ایک سو ہی رہے ہوں, تو اب اس پریس کانفرنس کے بعد وہ جاگ کے ہمیں فون کر لیں. میں اس وقت نام لوں اور گڑبڑ ہو وہ ہم نہیں چاہتے. یہ جو آپ نے یہ نمائندے دیے ہیں سینٹ کے لیے, ہم ناراض ہیں پارٹی سے, ہم مایوس ہیں پارٹی سے. ہم ان لوگوں کو, ان امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے. اور باقی رہی بات اغوا والی, ہمیں کون اغوا کرے گا بھائی. ادھر PTI, MQM اور GDA نے ممکنہ ہارس ٹریڈنگ کے پیش نظر اپنے اراکین کو مقامی ہوٹل میں ٹھہرا دیا ہے, جہاں وہ 2 روز تک قیام کریں گے, جبکہ اخراجات PTI برداشت کرے گی. کیمرامین عبد المبین اور ساتھی رپورٹرز کرن خان اور وقاص باقر کے ساتھ ابراہیم رند, 92 نیوز کراچی. ناظرین, تحریک انصاف کے ایک اور ناراض رکن سندھ اسمبلی سامنے آ گئے ہیں. اسلم ابڑو کا کہنا ہے کہ قیادت نے سندھ کو نظر انداز کر رکھا ہے. سندھ بھر سے PTI کو 15 لاکھ ووٹ ملے. پارٹی کو صرف کراچی اور گورنر ہاؤس تک محدود رکھا ہوا ہے. کسی نے اغوا نہیں کیا. کراچی میں گھوم پھر رہا ہوں. آئین کہتا ہے اپنی مرضی سے ووٹ دو. مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیں. سندھ پہ جو ہے ان کی توجہ نہیں ہے. حالانکہ دوسری جگہوں میں بڑی بڑی صوبوں میں اسکیمیں دے رہے ہیں, مگر سندھ پہ نہیں ہے. ہمیں بڑی امید تھی اور ہم نے اپنے عوام سے وعدے اور اقرار کیے تھے کہ ہمارے جیکابات کے خاص طور مسائل ہیں یا ہمارے سندھ کے جو مسائل ہیں ہم وہ جو ہے مسائل حل کر پائیں گے. میں اپنے شہر کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا ہوں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے شہر کے لیے 2.5 سال 3 سال میں کچھ نہیں کر پایا اور میرے شہر میں بہت بڑے مسائل ہیں. خرم شیر زمان جو کہتے ہیں کہ اغوا کیے جائیں گے, تو میں کو کہوں گا کہ میں کل کا بچہ تو نہیں ہوں کہ مجھے کوئی گاڑی میں بٹھا دے گا. تو یہ مہربانی کرے یہ نہ کہیں, کیونکہ آئین اجازت مجھے دیتا ہے کہ میں اپنا ووٹ جو ہے اپنے ضمیر کے مطابق میں استعمال کروں, تو میں یہ ووٹ جو ہے ان کو میں نہیں دوں گا.
اور سینٹ انتخابات کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے بھی مورچہ سنبھال لیا ہے۔ وزیر اعظم کی پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب، وفاقی وزراء اور اراکین پارلیمنٹ سے ملاقاتیں۔ اراکین قومی اسمبلی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ واضح کیا کہ عوام کی فلاح و بہبود ترجیح ہے، سینٹ الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اسلام آباد سے تیار کردہ فہیم اختر کی رپورٹ دیکھیے۔ سینٹ انتخابات میں کامیابی کے لیے وزیر اعظم عمران خان بھی متحرک۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں معاون خصوصی برائے سیاسی امور عامر ڈوگر، وفاقی وزیر نور الحق قادری، ساجد خان، گل ظفر، گل داد خان، امجد علی خان نیازی اور ملک حیدر سمیت دیگر اراکین قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کی۔ اراکین قومی اسمبلی سے کی گئی ملاقاتوں کے دوران وزیر دفاع پرویز خٹک، مشیر داخلہ شہزاد اکبر بھی موجود تھے۔ ملاقاتوں کے دوران اراکین اسمبلی نے وزیر اعظم کو اپنے حلقوں کے مسائل اور دیگر توجہ طلب معاملات پر تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، گورنر چودھری سرور نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سینٹ الیکشن اور پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پنجاب سے اراکین قومی اسمبلی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان سے پی ٹی آئی کی سینٹ پر امیدوار فوزیہ ارشد نے بھی ملاقات کی۔ ممبران قومی اسمبلی خان محمد جمالی، منورہ بی بی، مخدوم سمیع الحسن گیلانی، طاہر اقبال چودھری، عامر گوپانگ، رانا محمد قاسم نون، غوث بخش مہر اور ممبر قومی اسمبلی منزہ حسن نے بھی ملاقات کی۔ ناظرین، ایوان بالا کے انتخابات سے پہلے قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں۔ متحدہ قومی موومنٹ نے سینٹ میں اپوزیشن اتحاد کا ساتھ دینے کا باضابطہ فیصلہ کر لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو آگاہ کر دیا۔ خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ وفاق اور صوبے میں تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو برے وقت میں ایم کیو ایم یاد آ جاتی ہے۔ کرن خان اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات میں برتری کا خواب، پیپلز پارٹی کے وفد کی بہادر آباد میں ایم کیو ایم کے عارضی مرکز آمد کسی کام نہ آئی۔ متحدہ صوبے اور وفاق میں تحریک انصاف کا ہی ساتھ دے گی، 92 نیوز کی خبر کی تصدیق ہو گئی۔ سینٹ انتخابات سے متعلق بہادر آباد میں سینئر ڈیپٹی کنوینر عامر خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد رکن سندھ اسمبلی خواجہ اظہار الحسن نے میڈیا سے گفتگو میں اعلان کیا کہ متحدہ وفاق اور صوبے میں تحریک انصاف کو سپورٹ کرے گی۔ پیپلز پارٹی میرے خیال ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے کوئی سرپرائز نہیں دے سکے گی۔ یقیناً ہماری صفوں میں ایک اتحاد بھی ہے اور میں ایک مستحکم پوزیشن پر ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کو ووٹ کر رہے ہیں۔ سینٹ کی جنرل نشست پر ایم کیو ایم کے امیدوار فیصل سزواری نے بتایا کہ ایم کیو ایم کے ایم پی ایز تنظیمی ہدایت پر ووٹ دیں گے۔ ہماری پیپلز پارٹی کے دوستوں سے جو بات ہوئی تھی وہ یہی ہوئی ہے کہ ہم آئندہ بھی بیٹھیں گے اور کچھ بھی اس مذاکرات کا نتیجہ نکلے، لیکن شہری سندھ کے مسائل کے حل کے لیے دونوں جماعتوں کی ایک کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے وفاق میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے کی صورت میں متحدہ کو سینٹ میں سندھ سے 2 نشستیں دینے کی پیشکش کی تھی۔ کیمرہ مین اسماعیل اختر کے ساتھ کرن خان، 92 نیوز، کراچی۔ ناظرین، بلوچستان میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے جوڑ توڑ اور ملاقاتوں کا سلسلہ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے بلوچستان میں متحدہ اپوزیشن کو بڑی پیشکش، تاہم اپوزیشن نے سینٹ کی 12 نشستوں میں سے 6 نشستوں کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کوئٹہ سے تیار کردہ کفایت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ بلوچستان میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ حکمران جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے فرنٹ مین کا کردار ادا کرنے والے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی 3 روز سے کوئٹہ میں موجود ہیں، جہاں وہ ناراض اتحادیوں سمیت اپوزیشن جماعتوں سے بھی ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے جمعیت علماء اسلام کے مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے متحدہ اپوزیشن کو 12 میں سے 4 نشستیں دینے کی پیشکش کر ڈالی، جس کے بعد صادق سنجرانی پی ٹی آئی کے صوبائی صدر و پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد رند کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں انہوں نے سردار یار محمد رند کے صاحبزادے آزاد امیدوار سردار خان رند کو دستبردار کرانے کی درخواست کی۔ دوسری جانب متحدہ اپوزیشن نے حکومتی پیشکش کے بعد سر جوڑ لیے۔ بی این پی مینگل کے قائد سردار اختر مینگل کی رہائش گاہ پر ہونے والے اجلاس میں اپوزیشن نے حکومتی پیشکش پر غور کیا اور حکومت سے 6 نشستوں کا مطالبہ کر دیا۔ سنجرانی صاحب، جاؤ جان صاحب سے مل لو، حیدری صاحب ہمارے لیڈر ہیں، یہاں آدھے سینٹ کی سیٹ آپ کے، آدھے حیدری صاحب کے، نہ الیکشن ہوگا نہ بدگمانی ہوگی، خیر خیریت ہوگی۔ سینٹ کے حوالے سے مشترکہ امیدواروں کا فیصلہ پہلے بھی کیا تھا، آج بھی ہے، صرف یہ اعلان کرنا باقی ہے کہ
कौन सा उम्मीदवार होगा, किस पार्टी से होगा, लेकिन जो भी होगा उसका ताल्लुक PDM से होगा। हुकूमती जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी जहां अपोजिशन को बड़ी बड़ी पेशकश कर रही है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत के अपने इत्तेहादियों के फाइनल नामों का ऐलान नहीं हो सका। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा। तो नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात का मैदान सजने में बस एक रोज़ बाकी है। सबसे बड़े ऐवान पर सबकत बनाने के लिए सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं। सूबों में जोड़ तोड़ और उम्मीदवारों के राबते भी तेज़ हो चुके हैं। दावे हो रहे हैं, ऑफर्स दी जा रही हैं, लेकिन इस बार ये सेनेट का इंतखाबात कितना मुख्तलिफ हो सकते हैं, किस पार्टी की क्या पोजीशन और किन जमातों का इत्तेहाद मुखालिफ उम्मीदवारों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, स्पेशल रिपोर्ट में जानिए। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान सेनेट, जहां हर सियासी जमात अक्सरियत बनाना चाहती है, लेकिन इस बार ऐवान बाला में किसे अक्सरियत मिलेगी और कौन सी जमात अपनी अददी अक्सरियत खो देगी, ये फैसला तो 3 मार्च को होगा। 52 सेनेटर्स रिटायर्ड हो रहे हैं, 48 नशिस्तों पर दंगल सजेगा। अगर हम पार्टी पोजीशन की बात करें तो हुक्मरान जमात तहरीके इंसाफ के पास इस वक्त सेनेट में 14 नशिस्तें हैं, जिन पर 7 ऐसे सेनेटर्स हैं जो रिटायर्ड हो जाएंगे। अगर अराकीन असम्बली की अददी अक्सरियत को मद्देनजर रखा जाए तो इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 20 नई नशिस्तें मिलने का इम्कान है, यानी कामयाबी के बाद हुक्मरान जमात के मेंबरान की मजमूई तादाद 27 हो जाएगी और तारीख में पहली बार ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बन जाएगी। यही नहीं, तहरीके इंसाफ को अपने होम ग्राउंड यानी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 9 से 10 और इस्लामाबाद से 2, सिंध से 2 और बलूचिस्तान से 1 सेनेटर की कामयाबी की तवक्को है। जबकि पंजाब की बात की जाए तो वहां से पहले ही 5 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार कामयाबी समेट चुके हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसके पास इस वक्त 21 नशिस्तें हैं, जिनमें से 7 सेनेटर्स ऐसे हैं जो रिटायर हो रहे हैं। इन तमाम अराकीन का ताल्लुक सिंध से है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बार 5 नशिस्तें मिलने का इम्कान है, जिससे उसकी पार्टी पोजीशन 21 से कम होकर 19 रह जाएगी। नाज़रीन, ऐवान बाला में जिस सियासी जमात के अराकीन की तादाद में सबसे ज्यादा रद्दोबदल होगा, वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इस वक्त नून लीग के अगर सेनेटर्स की बात की जाए तो उनकी तादाद जो है वो 29 है, जबकि उसके 17 सेनेटर्स रिटायर्ड हो रहे हैं। इस इंतखाबी मार्के में नून लीग को सिर्फ पंजाब से 5 नई नशिस्तें मिली। नाज़रीन, ऐवान बाला से JUIF के 2 सेनेटर्स ऐसे हैं जो रिटायर हो रहे हैं, एक का बलूचिस्तान और दूसरे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। नए इंतखाबात के नतीजे में जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर्स की तादाद 5 होने का इम्कान है। जबकि अब कुछ बात करते हैं MQM पाकिस्तान की, जो इत्तेहादी जमात भी है, तो सेनेट में नशिस्तें उनकी 5 से कम होकर 3 होने की तवक्को है। इसके साथ साथ अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक के रिटायर होने के बाद ऐवान बाला में जमात इस्लामी का सिर्फ 1 सेनेटर रह जाएगा, जबकि सेनेट में काफ लीग की वापसी भी हो चुकी है, जिसे पंजाब से 1 नशिस्त की सूरत में कामयाबी हासिल हुई। नाज़रीन, प्राइवेट गाड़ियों पर सब्ज रंग की जाली नंबर प्लेट लगाने का सिलसिला नहीं रुक सका है। ज़राए के मुताबिक बाज़ सरकारी मुलाजमीन ने अपनी प्राइवेट गाड़ियों पर सब्ज रंग की बोगस नंबर प्लेट्स लगा रखी हैं, जबकि शहरियों ने अपनी गाड़ियों पर एक्साइज हुकाम की जानिब से मुतारिफ करवाई गई नई नंबर प्लेट्स लगाना शुरू कर दी हैं। इसी पर बात करेंगे चीफ रिपोर्टर लाहौर हाफिज़ फैज़ अहमद से। हाफिज़ फैज़ अहमद, बताइएगा इन अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?
नंबर प्लेट के बहरान से फ़ायदा उठाते हुए शहरियों की जानब से प्राइवेट गाड़ियों पर सब्ज़ रंग की जेली सरकारी नंबर प्लेट लगाने का रुझान बढ़ गया है और इसके साथ साथ गैर नमूना और फैंसी नंबर प्लेट लगाने का सिलसिला भी जारी है। लोग फैशन के तौर पर और अपना असरूफ इस्तेमाल करने के लिए गाड़ियों पर सब्ज़ रंग की जेली सरकारी नंबर प्लेट लगाने लगे हैं। अलावा कई शहरियों ने अपनी गाड़ियों से कंप्यूटराइज नंबर प्लेटें उतार कर एक्साइज हकाम की जानब से नई मुतारफ़ कराई गई नंबर प्लेट लगाना भी शुरू कर दी हैं, जबकि ज़राए का कहना है कि बाज़ वफाकी और सूबाई महकमों से तल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजमीन ने अपनी प्राइवेट गाड़ियों पर मैनुअल सब्ज़ रंग की बोगस नंबर प्लेट लगा रखी हैं। सरकारी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के दौरान असल नंबर प्लेट लगाने की बजाय सब्ज़ रंग की जेली सरकारी नंबर प्लेट लगाने को तरजीह दी जाती है और इसका इस्तेमाल जारी है। ज़राए का ये भी कहना है कि कंप्यूटराइज नंबर प्लेटों की तैयारी बंद होने से शहरियों से कहा गया था कि वो अपनी गाड़ियों पर मैनुअल नंबर प्लेट लगाकर उसका इस्तेमाल कर लें और इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस हकाम को भी लेटर अरसाल किया गया था कि शहरियों को कंप्यूटराइज नंबर प्लेट की फराहमी बंद है, इसलिए उन मैनुअल नंबर प्लेट पर शहरियों के चलान ना किए जाएँ और इसमें उसको रह दी जाए, जिसका फ़ायदा उठाते हुए शहरियों ने अपनी गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट लगाना शुरू कर दिए हैं और गैर कानूनी तौर पर सब्ज़ रंग की भी नंबर प्लेट लगाई जा रही हैं। जी हाफिज़ फैज़ अहमद, आपका शुक्रिया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर मकामी हुकूमत ननकाना साहिब का कब्जा। अरबों रुपए मालियत की 4 एकड़ वक्फ अराजी वागुजार करवाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर ननकाना साहिब को तहरीरी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। 92 न्यूज़ ने एडमिनिस्ट्रेटर ननकाना जोन को लिखे गए मुरासले की कॉपी हासिल की है। बात करेंगे काजी नदीम इकबाल से। काजी नदीम इकबाल, बताइएगा तहरीरी अहकामात में क्या लिखा गया है? एक जनब जहां मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हुकाम मुल्क भर में ट्रस्ट की वक्फ अराजियों और इमलाक को कब्जा ग्रुपों से वागजार करवाने के लिए ऑपरेशन क्लीन अप का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, तो वहीं पर ननकाना साहब में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की 4 एकड़ वक्फ अराजी पर मकामी ज़िला इंतज़ामिया इसको प्ले ग्राउंड बनाने के लिए काम शुरू कर चुकी है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ननकाना साहब की निशानदेही पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हुकाम ने असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO ननकाना साहब को मरासला लिखकर वक्फ अराजी वागजार करवाने और प्ले ग्राउंड बनाने का काम रुकवाने का फैसला किया है। इस ज़िम्मन में डिप्टी सेक्रेटरी लैंड की जानब से एडमिनिस्ट्रेटर ननकाना साहब को तहरीरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। ज़राए का दावा है कि अगर ज़िले हुकूमत ननकाना साहब ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जगह वागजार ना की और गैर कानूनी तौर पर शुरू किया गया प्ले ग्राउंड बनाने का काम ना रोका, तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के रूबरू मामला रखे जाएगा। और यही नहीं, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हुकाम इस अमर की भी निशानी करेंगे कि ननकाना साहब की मकामी हुकूमत किन बाअसर शख्सियात की बिना पर वक्फ रकबा पर कब्जा करके प्ले ग्राउंड बनाने का काम कर रही है। जी नाज़रीन, चूनिया में महंगाई में इजाफे से आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बन गई। चिकन, दालें, फल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। इसी पर बात करते हैं चूनिया में मौजूद हमारे नुमाइंदे फयाज अहमद से। फयाज, बताइएगा बढ़ती हुई महंगाई पर शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, चूनिया में महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी महंगाई की बढ़ती हुई शरह में इजाफा जो होने से आम आदमी का जीना जो है वो मुहाल हो चुका है। हर कोई महंगाई का रोना रोते हुए नजर आता है, जिस पर शहरियों का कहना है कि अशिया खुरोनोश की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। चिकन, दालें, फल, सब्जियाँ, हर चीज़ में मुसलसल जो है वो महंगाई हो रही है। यहाँ पर अगर चिकन गोश्त की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त वो 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, जो अब चंद दिनों में चिकन के गोश्त में 100 रुपए फी किलो का इजाफा हो चुका है। और इसी तरह ब्रायलर मुर्गी जो है वो 340 से 350 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। शहरियों से जब हमारी महंगाई के हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि महंगाई को कंट्रोल करने वाले इदारे जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत ने अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो इन महंगाई को कंट्रोल करने वाले इदारों को जो है वो कंट्रोल किया जाए तो 100% जो है वो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना जो है वो आसानी के साथ खिला सके। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। नाज़रीन, सरगोधा में गैस प्रेशर बेहतर बनाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम सुस्त रवि का शिकार है। खुदाई के दौरान वाटर सप्लाई और टेलीफोन लाइंस भी तबाह हो चुकी हैं, जिससे शहरी दोहरी मुसीबत में मुब्तला हो चुके हैं। बात करने के लिए आसिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, बताइए इससे मुतल्लिक मरम्मत का काम कहाँ तक पहुँचा है?
जी बिल्कुल, सरगोदा में सुई गैस प्रेशर की बात करें तो गर्मी हो या सर्दी हो, हर मौसम के अंदर जो है सुई गैस की कमी का जो है यहाँ पे सामना करना पड़ता है। सर्दी के अलावा गर्मी के अंदर भी सुई गैस की लोड शेडिंग जो है यहाँ पे एक मामूल है। हुकूमत की जानिब से शहरियों के इस मसाइल को हल करने के लिए जो मेन बड़ी पाइपलाइन जो है वो बिछाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया था, जो शहर के कुछ इलाकों में मुकम्मल हो गया, लेकिन जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर अभी तक जो है ये काम जो है जारी है। महकमा सुई गैस का अमला जो है वो पहले तो है यहाँ पे जो है खुदाई करके जो है चला जाता है, उसके बाद कई महीने तक जो है वो वापस नहीं आता। अब सर्दी भी गुजर गई है, मौसम बाहर की जो है वो शुरू हो गया, लेकिन अभी तक जो है ये काम जो है वो जारी है। महकमा सुई गैस की जानिब से इस खुदाई के दौरान जो है कहीं पर भी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। कहीं पर मीठे पानी की जो लाइनें हैं उनको तोड़ दिया गया है, कहीं पर टेलीफोन लाइन्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को दोहरी अजियत का सामना करना पड़ा है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि महकमा सुई गैस के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस भी कायम रखे, और जो यहाँ पे जो है वो काम किया जा रहा है उसके मेयार को भी देखा जाए, ताकि जल्द अज जल्द जो है ये काम भी मुकम्मल हो सके और जो दीगर नुकसानात हो रहे हैं उनसे भी बचा जा सके, ताकि शहरी जो है इस वजह से जो है रिलीफ हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया आसिम, आप आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब गुजरात में पार्किंग माफिया का सड़कों पर कब्जा है। रोड के दोनों अतराफ गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। अस्पतालों के बाहर भी पार्किंग माफिया पर्ची भत्ता वसूल करने लगा है। इसी पर बात करने के लिए शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा इससे मुतल्लिक़ इंतज़ामिया ने कोई कार्रवाई की अब तक? जी बिल्कुल, गुजरात में गैर कानूनी पार्किंग ने शहर भर की सड़कों पर कब्जा जमा रखा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनासिब पार्किंग एरिया ना होने की वजह से लोग सड़कों पर ही गाड़ी मोटरसाइकिल पार्क करते हैं। प्लाजों की भरमार और नए बनने वाले प्लाजों में भी पार्किंग जगह ना होने की वजह से आधी से ज़्यादा रोड पार्किंग से भरी रहती है। शहर भर में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बनता जा रहा है। अगर बात की जाए हस्पतालों की तो बिम्बर रोड जेल चौक में वाक़या हस्पतालों के बाहर मोटरसाइकिल स्टैंड, गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग नज़र आएगी, जहां लोगों से रोड पर गाड़ी खड़ी करने के इवज पर्ची वसूल की जाती है। गुजरात शहर में सिर्फ एक पार्किंग प्लाजा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया गया है, जहां पर मुंह मांगे पैसे वसूल किए जाते हैं, और ये एक प्लाजा शहर भर के लिए नाकाफी है। गुजरात के सर्कुलर रोड पर सड़क के दोनों ही तरफ पार्किंग की वजह से रोड तंग हो जाती है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। मुतलका हकाम को चाहिए कि ये गैर कानूनी पार्किंग नेटवर्क को ख़त्म करके शहरियों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग एरिया बनाएं, ताकि गवर्नमेंट को आमदन के साथ साथ शहरियों को सहूलत भी मुयस्सर आ सके। जी शाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में 28वां ऑल पाकिस्तान शूटिंग बॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में मुल्क भर से आई हुई टीम्स ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से मोहम्मद वकास। हैदराबाद में 28वें ऑल पाकिस्तान शूटिंग बॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में मुल्क भर की 70 टीमों ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया और शायकीन से खूब दाद वसूल की। टूर्नामेंट बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इधर हमें खेलकर बहुत मजा आ रहा है। ऐसे टूर्नामेंट्स और भी पूरे पाकिस्तान में, सिंध में होने चाहिए। इससे नए टैलेंट को जो मौका मिलता है खेलने का। नई टीमें आती हैं, अपना टैलेंट जो है वो दिखाने का उनको मौका मिलता है। टूर्नामेंट होने चाहिए। मुंतजमीन के मुताबिक टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना और बासलाहियत नौजवानों को आगे लाना है। शूटिंग बॉल टूर्नामेंट के फाइनल में हैदराबाद ने टंडोअला यार को कांटेदार मुकाबले के बाद शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वकास, 92 न्यूज हैदराबाद। और अब जिक्र करते हैं बुनियादी ज़रूरत पानी का। कंबर की तहसील शहदात कोट में 42 करोड़ की लागत से शुरू की गई पीने के साफ पानी की स्कीम मुकम्मल नहीं हो सकी है। शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। आलूदा पानी पीने से शहरी पेट और जिल्द के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इसी पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर मेमन। जदीद दौर में भी सिंध के शहरी बुनियादी जरूरतों से महरूम। कंबर की तहसील शहदात कोट के बासी पानी के लिए तरसने लगे। 42 करोड़ की खतीर रकम से शुरू होने वाली साफ पानी की स्कीम मुकम्मल न हो सकी। शहरी गंदा और आलूदा पानी पीने पर मजबूर। कंबर शहदात कोट वो जिला है जहां जीत हमेशा PPP का मुकद्दर बनती है, लेकिन शहरियों का मुकद्दर नहीं संवरता। यहाँ ना बेहतर तालीमी इदारे हैं, ना अस्पताल। जिले के लाखों शहरियों के लिए करोड़ों रुपए की स्कीमों का ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन वो स्कीमें
कागजों में ही दफन हो जाती हैं। पानी आ रहा है, वाटर सप्लाई की 4 स्कीम है, लेकिन पानी जो गंदा आ रहा है, इसलिए शहरी परेशान हैं और जो आम बीमारियां हैं उसमें डायरिया भी हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, हेपेटाइटिस बी सी भी आम हो रही है। लोग जो है गंदा पानी पीने पर मजबूर है, पानी की बिल्कुल सहूलत नहीं है। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि पानी पे जो है मसला इसको उठाया जाए। कंबर शहजाद कोट में तालीमी इदारे तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं, जबकि सेहत के हवाले से हुकूमती इंतजाम भी खातिर ख्वाह नहीं। और तो और पीने का साफ पानी तक मैसर न होना हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ बाबर मेमन, 92 न्यूज़, कंबर। नाज़रीन, अहम खबर आपको देंगे। कराची में ऑल पाकिस्तान चर्च एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम 3 रोज़ा पाकिस्तान अमन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें डीजी रेंजर्स ने शिरकत की। डीजी रेंजर्स सिंध ने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में मसीही बरादरी की खिदमात को सराहा। तकरीब के अख्ताम पर मसीही बरादरी की जानिब से पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआएं भी की गई। बात करेंगे फयाज़ यूनुस से। फयाज़, मज़ीद बताइए फेस्टिवल के हवाले से और किस किस ने शिरकत की इसमें? फयाज से भी हम बात करेंगे। अभी आपको खबर दे रहे हैं कराची से, जहां ऑल पाकिस्तान चर्च एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम 3 रोज़ा पाकिस्तान अमन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें डीजी रेंजर्स ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की है। और डीजी रेंजर्स सिंध ने मुख्तलिफ शोबाई ज़िंदगी में मसीही बरादरी की खिदमात को सराहा। तकरीब के अख्ताम पर मसीही बरादरी की जानिब से पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआएँ भी की गई हैं। नाज़रीन, मुल्तान में 2 रोज़ा नेशनल स्पेशल स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो गया है, जिसमें माजूर अफराद क्रिकेट और लूडो समेत मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। इसी पर हमें रिपोर्ट करेंगे ज़हीर अब्बास। व्हील चेयर पर बैठकर छक्के चौके लगाने की कोशिश करते ये हैं माजूर अफराद, जो शरीक हैं 2 रोजा कौमी स्पेशल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, जिसमें मुल्क भर से मजमूई तौर पर 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में लूडो, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस समेत 8 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का भी इनेकाद किया जा रहा है। 16 टीमें आई हैं, डबल विकेट पे हो रहा है, वुमेन विद डिसेबिलिटीज की बीको बॉल हो रही है, बड़े जबरदस्त शानदार मुकाबले हैं। जैसे कि आम प्लेयर्स अपने आप को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इसी तरह अफराद बाम माजूरी भी हर चीज़ में ज़िंदगी में अपने आप को देखते हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने किया। इस मौका पर उन्होंने मुस्तकिल बुनियादों पर इस तरह के मुकाबले मुनक्कद करवाने की नवीद भी सुनाई। इनमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सलाहियतें रखी हैं और हम इनसे देख के सीखते हैं बहुत कुछ। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मौका पर मीनार पाकिस्तान और मज़ार कायद समेत दीगर तारीखी मकामात के मॉडल भी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ ज़हीर अब्बास, 92 न्यूज़, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़।